नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में थम नहीं रहा मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से बढ़ रही यात्रा की चुनौतियां। अंकिता प्रकरण थमा भी नहीं कि उत्तराखंड के इस नेता पर युवती से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। बर्फबारी के बाद शानदार हुआ गंगोत्री का नजारा, भारी संख्या में उमड़े सैलानी। उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी फिल्म, मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे फिल्म देखने थिएटर। प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। सोमवार को भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ ही बारिश देखने को मिली। केदारनाथ में अगले कुछ दिनों तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। वहीं हेमकुंड में भी मौसम लगातार चुनौती दे रहा है। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी से परेशानी और दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम ने साथ नहीं दिया तो इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। आगामी 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, लेकिन अभी तक यहाँ करीब 10 फीट तक बर्फ जमी है। साथ ही आस्था पथ भी बर्फ से ढक गया है। खबर ऋषिकेश से है। तीर्थ नगरी में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अंकिता भंडारी घटना कांड के बाद भी लोग नहीं चेते हैं। ताजा मामला ऋषिकेश पुलिस कोतवाली के पास का है, जहां एक विधवा महिला की गैर मौजूदगी में मुंह बोले ताऊ ने ही महिला की बेटी की अस्मिता पर हाथ डाल दिया। तब से ही बेटी सदमे में है। मामला पुलिस तक तो पहुँच गया, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। मैम, मेरी जो छोटी बेटी है वो घर पे ही थी। तो इसकी ये 5 तारीख की है मैम। तो लेकिन हम लोग 5 तारीख को बाहर गए हुए थे धनौल्टी, क्योंकि उनकी मौसी आई हुई थी। तो हम उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए गए थे। बल्कि हमने बच्चों से भी पूछा चलो आप लोग भी चलो, तो उन्होंने नहीं गए। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा घर पे ही था और बड़ी बेटी मेरी जॉब पे थी। और जैसे वहाँ नेटवर्क इशू थे, जो भी हुआ होगा मेरे को नहीं इतना ज़्यादा, बेटी ने ज़्यादा कुछ नहीं मुझे बता रखा है। उसने बस इतना बोला है कि मनीष शर्मा हैं यहाँ के, और जो राकेश अग्रवाल हैं वो मेरे घर पर आए थे रात को 11 बजे, मतलब 10:30 हो होंगे या 11 बज रहे होंगे। तो वो गेट पे आए तो उन्होंने गेट खोला, क्योंकि मेरी बेटी के पास 2 बिल्ली के छोटे बच्चे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए गई हुई थी बाहर। तो वो गेट खुला रह गया था, तो वो दोनों अंदर आए और सेटी के ऊपर बैठ गए। तो उसके बाद जब मेरी बेटी ने बोला कि ताऊ जी की मम्मा तो है नहीं, मम्मा बाहर गई है मासी के साथ, तो जो मनीष शर्मा हैं वो उठे और वो चले गए। ये मनीष शर्मा वही है जो पार्षद है? हाँ जी, जो पार्षद है वही है। वो ताऊ जी भी लगते हैं बच्चों के। तो लेकिन वो उठ के चले गए थे, जैसे मेरी बेटी ने बताया। तो उसके बाद मेरी बेटी ने बोला कि जो ताऊ जी हैं जो राकेश अग्रवाल हैं, तो वो कोई फोन आया था उनका, तो दीदी वो वहीं बैठ गए और बात करने लग गए। घर में ही बैठे रहे। लेकिन जो मनीष शर्मा थे पार्षद, वो चले गए थे यहाँ से, क्योंकि ताऊ जी हैं। तो बेटी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया उनको उठाने का या मना करने का। तो उसके बाद चलो कोई बात नहीं। तो बेटी मेरी एक फ्रिज है हमारा, फ्रिज के पास खड़ी हुई थी। तो उसको बोलते हैं कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती है? तो उसने कहा कि ताऊ जी मैं आपका फ़ोन क्यों उठाऊंगी, तो आप मम्मा से बात करो, आपको मम्मा से मतलब होना चाहिए, आप मुझे कॉल मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मेरी बेटी चेयर के ऊपर बैठ जाती है। तो उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हैं जो भी, तो कहते हैं कि तू मेरे को ब्लॉक कर रखा है तूने, और अभी नंबर मेरे को दिखा कि तूने ब्लॉक कर रखा है नहीं कर रखा है। तो उन्होंने कहा ताऊ जी मैंने नहीं कर रखा है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को आपसे मतलब नहीं है। मैं मतलब मम्मा से करूँगी ना, तो आप मम्मा से कर लिया करो। फिर उसके बाद उसने मतलब फिर उसको बोला कि अगर तुझे 15-50 जो भी तुझे जरूरत पड़े तो अपनी मम्मा को मत बताया कर, तू मुझे बोला कर अपने ताऊ जी को। 15-50 चीज क्या थी? 15-50 मैम पैसों की बात करी थी। अब मुझे नहीं पता वो 15-50 रुपए थे या 15-50 हजार थे या 15-50 लाख थे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी बेटी को नहीं समझ में आया, उसको लगा कि वो 15-20 रुपए के लिए बोल रहे होंगे। तो उसने कहा कि मैं तो अपनी मम्मा से ले लेती हूँ, मेरी मम्मा मुझको रोज देती है जेब खर्च के लिए। बस इतनी बात हुई।
उसके बाद कि तू अपने ताऊ जी को मौका दे कभी, ऐसे करके बोला उसने राकेश अग्रवाल ने कि अपने ताऊ जी को भी मौका दिया कर, अपनी मम्मा को परेशान मत किया कर, मुझे बताया कर, मैं भी तेरा ताऊ हूँ, ऐसे करके बोला। फिर उसके थोड़ी देर के बाद जब बेटी मेरी चेयर के ऊपर बैठ गई, मेरी एक मसाज टेबल है, मेरा छोटा सा पार्लर है घर के अंदर ही, तो उसके ऊपर वो बैठी हुई थी, तो उसको ऐसे पीछे को धक्का मारा, इसने नहीं बोला। राकेश अग्रवाल मेरे ताऊजी लगते हैं। शुरू से ही मेरे पापा जब थे तो उनके साथ उनकी शॉप पे उठना बैठना था उनका, कभी वो घर में एंटर नहीं हुए। लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद से उनका घर में आना जाना लग गया। उनकी नीयत मेरे को शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो जिस तरह बार बार हमें कहते थे कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, रात को 10-10, 11-11 बजे कॉल करते थे। मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था उनका। 3-4 बार घर पे यही बोलने के लिए आए। फिर मेरे को कहते हैं तू इंस्टाग्राम पे है, मैं तुझे फॉलो करता हूँ, तो क्या करती है, क्या डालती है, मैं सब कुछ देखता हूँ। तो मेरे को उस चीज़ से थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन उसके बाद 2-3 बार मेरे साथ हरकत हुई। मैंने उस चीज़ को इग्नोर ना करके मैंने स्टैंड लिया अपने लिए। मैंने मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो हमारे पास करने वाले सिर्फ यही है। तो उसके बाद मैंने एक बार धक्का दिया उनको। मैंने कहा आप मेरे से 100 फीट की दूरी पर रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को हाथ लगाया मैं सीधा कंप्लेंट कर दूंगी। तो उसके बाद से वो मेरे से थोड़ा डरने लगे, मेरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। फिर मुझे बाद में पता चला, मैं ऑफिस में ही रुक गई थी उस दिन, क्योंकि मेरा कुछ काम था, मेरे को आने में भी लेट हो गया था। मैम ये शुक्रवार की बात है, 5 तारीख की। तो मेरी बहन का मेरे पास कॉल आता है, उसने बोला कि ताऊ जी घर पे आए थे। मैंने उससे ये नहीं पूछा क्यों आए, किस लिए आए, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कोई हरकत तो करके नहीं गए। उसने कहा, उस टाइम वो डर गई थी तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कल आती हूँ, मैं बात करती हूँ। मैंने इससे 2-3 बार फिर पूछा, ये नहीं बता रही थी, ये बहुत सहम रखी थी उस टाइम। फिर मेरे को इसने एक बार पहले बताया कि बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मुझे कहते रहते हैं। तो जब भी वो घर पे आते हैं मैं अपनी बहन को लेके बाहर चली जाती हूँ, मैं उसको घर में उसके आसपास नहीं रखती। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला, मेरी मौसी और मौसा जी आए हुए थे, तो मम्मी को भी नहीं बताया उसने, मौसी के सामने शेयर करा। मौसी के सामने जैसे ही उसने शेयर किया, मेरी मौसी मम्मी को साथ लेके उसके घर गए, वहाँ पे उनसे बात करी। उसके बाद क्या बात हुई वहाँ पे क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो घर पे राकेश अग्रवाल आए, वो मम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगे कि भाभी मेरी गलती थी, मेरे से गलती हो गई। इनफैक्ट उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और लैंड जिहाद के मामले पर हुई अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को ऋषिकेश तहसीलदार, वन विभाग बड़कोट, पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीम ने रानी पोखरी लिस्ट्राबाद घमंडपुर रोड पर स्थित मजार पर बुलडोजर चलाकर मजार को जमींदोज कर दिया। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करके ये मजार बनाई गई थी, जिसे कब्जा मुक्त किया गया। जो वन विभाग के अंतर्गत कहीं पर भी, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, छोटे मोटे मंदिर हो, ये सब हटाए जा रहे हैं। ये ऊपर से सख्त निर्देश हैं शासन के, और इसमें जो है मुख्यमंत्री साहब के जो है सख्त निर्देश हैं कि वन भूमि को या अतिक्रमण क्षेत्र को अवमुक्त करा दो, तुरंत करा दो, जल्दी से जल्दी कराओ। तो अभी तक कितनी कार्रवाई होती है? अभी आगे हम दो तोड़ के आ चुके हैं, ये तीसरा टूट रहा है। हाँ, ये तीसरा, 2 तोड़ के आ गए, ये तीसरा टूट रहा है। और इसके बाद हम अभी यहाँ फतेहपुर में तोड़ेंगे, इसके बाद बनवा में भी तोड़ देंगे, और 3 लच्छीवाला में उनको भी तोड़ेंगे। कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा नाम कन्हैयालाल नौटियाल, मैं डिप्टी इंजीनियर लच्छीवाला में हूँ। ठेकेदार ने बनाया था, तब ये सैयद की वो बनाई थी मजार, मान्यता मानी उनकी मान्यता मानी थी, तब जाकर ये पुल सक्सेस हुआ था, तब पुल बना था। ये जो पुल है, ये वाला पुल। हाँ जी। लगभग कितनी पुरानी मजार होगी ये? कम से कम 40 साल से ज्यादा है, 40-50 साल हो गए होंगे। तो ये जो तोड़ा जा रहा है बड़े भाई, गलत मानते हैं? ये गलत मानते हैं, गलत। जिसने भी तोड़ा सुखी नहीं रहने का, चाहे जंगलाट वाले हो, कोई भी हो, जो जिसने तोड़ा सुखी नहीं रहेगा वो। उसका नाम? हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतनाम सिंह। तो ये मान्यता थी इस मजार की? मान्यता थी, ये सब क्यों ये मानते थे सब जी।
सभी आसपास के लोग ये सब मानते थे। हम भंडारे भी देखते थे, भंडारे होते थे यहाँ पर, भंडारे होते थे, लोग भंडारा करते थे यहाँ पर। इन दिनों खासी चर्चाओं में रहने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म में टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अब इसे उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ये बात बताई है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के सेंट्रियो मॉल में इस फिल्म को देखा। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाएगा। केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से कानूनी चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है कि ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी लोगों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। गदरपुर के मकरंदपुर नंबर 1 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अचानक एसडीएम अनामिका सिंह ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम अनामिका सिंह ने बताया कि आज मकरंदपुर प्रथम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया था। यहां बच्चों की उपस्थिति सही पाई गई है और जिस तरह रजिस्टर में दर्ज था ठीक उसी तरह पाया गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती मनप्रीत कौर ने कहा कि आज एसडीएम महोदय अचानक आई थी और बच्चे उपस्थित पाए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण थी। यहाँ पर जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं मनप्रीत कौर जी, यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया और यहाँ पे मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है। और इन्होंने जैसे मुझे स्टोरी बताई पीयूष की कि किस तरह से वो बच्चा पहले खा नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और आज वो स्कूल जाने लग गया है, नॉर्मल क्लासेस करने लग गया है। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, अपना नाम, देश का नाम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको बहुत अच्छे से मतलब वो जानते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा एक किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे इवॉल्व फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पर खेत की सब्ज़ी है, फल फ्रूट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल्ट्री भी है। तो काफ़ी अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, तो मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा। आज केंद्र मकरंदपुर प्रथम पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वह 8:45 बजे हमारे केंद्र पर उपस्थित हुई और उन्होंने हमारे सभी बच्चों से सवाल जवाब किए, उन्होंने भावगीत सुने, उन्होंने सामान्य ज्ञान की बातें सुनी, उन्होंने सामान्य साफ सफाई देखी। उन्होंने यहाँ पर जितनी भी देखी उन्होंने कहा कि विभाग की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो बच्चे को खाना नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का पोषण तभी होता है जब बच्चों को खाना अच्छा दिया जाए। और उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से उपहार भी बच्चों को भेंट किए। खबर पौड़ी से है। जिला मुख्यालय पौड़ी में यातायात व्यवस्था की हालत और खराब होती जा रही है। हर रोज जाम से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं सोमवार को पौड़ी के कोटद्वार रोड पर दोपहर के समय आधा किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार ने पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था की खुलेआम पोल खोल दी। इस दौरान रोड पर न ही कोई पुलिस व होमगार्ड का जवान मौके पर दिखा। वहीं कोतवाली पौड़ी गोविंद कुमार ने बताया कि रोडवेज व स्कूल की बसों के अचानक एक साथ आने जाम की समस्या बनी है। वहीं रोड किनारे आड़े तिरछे खड़े वाहनों की वजह से ही जाम लगा। ऐसे वाहनों का चालन भी सुबह किया गया। इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो अक्सर बनी रहती है। और बाकी कॉन्वेंट स्कूल की बात नहीं है। जब कॉन्वेंट स्कूल की जब छुट्टी होती तो उनकी बसें एक साथ चलती है। अब उसमें क्या होता है कि जब बच्चे उतारना या उतरते हैं बच्चे, तो नेचुरल सी बात है कि उनको थोड़ा आराम से उतारना उनकी ड्यूटी बनती है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो बस दूसरी साइड से आती है उसको जाने के लिए जगह नहीं मिलती है और सेंट थॉमस की बसें जो है एक साथ सारी बसें चलती है, तो उस चक्कर में जाम लग जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी है ना कि अब देख रहे कि बच्चे उतर रहे तो अपनी गाड़ी थोड़ा दूर ही रोक दे, वो भी ज़बरदस्ती लेके आ जाते हैं। और मेरा इसमें देखो जाम लगना या बसें चलना ये तो जरूर वो है। मेरा इसमें प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि जब सेंट थॉमस या किसी भी स्कूल की बसें चलती हैं तो जो चौराहे हैं या जहाँ पे बच्चे उतरते हैं, कम से कम वहाँ पे होमगार्ड या पुलिस वाले, खासकर जब स्कूल का टाइमिंग होता है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, किसी के भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके साथ ना तो हम ऐसे ज़बरदस्ती कर सकते जल्दी उतरो, और उनको आराम से उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि पूरे शहर में कैमरों का जाल बिछा हुआ है, परंतु जहाँ तक मेरा देखना है या मेरा हुआ है
कि जो जाम लगता है स्टेशन से लेके और मतलब छतरी तक ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे रोड भी काफ़ी संकरी है और ना तो यहाँ होम गार्ड। हाँ, जिस दिन कोई वीआईपी होगा उस दिन ज़रूर पुलिस वाला या कोई होम गार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं मिलता। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है, या तो आप कैमरे की व्यवस्था या आप होम गार्ड या किसी को, खासकर स्कूल के टाइम, क्योंकि स्कूल के बच्चों के साथ बहुत वैसी चीज़ें हैं और जाम की स्थिति अभी ठीक होगी जब व्यवस्था उस हिसाब से, क्योंकि कोई भी अपनी गाड़ी कहीं भी घुसा देता है, उस चक्कर में जाम लग जाता है। और कल तो बहुत ही भयंकर जाम लगा था, ये लगाओ कि 1-8 घंटा तो जाम लगा था। उसमें क्या होता है कि बच्चों के लिए दिक्कत है और लोगों के लिए भी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। कोटद्वार के लिए उधर से स्कूल की बस आ गई तो थोड़ा वहाँ रास्ता छोटा था, उसमें से वो मतलब बस वहाँ रुक गई जिसमें जाम लग गया। तो हमने जो वहाँ पर जो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी थी उनका चालान भी किया है, 16 चालान हमने किए हैं। उसके बाद फिर बाद में भी जाम ऐसे ऐसे खुल गया था, वो जाम थोड़ा मतलब बस की वजह से जाम लगा था। स्कूल की बस थी वो आ गई थी और रोड की बस में थोड़ा वहाँ रोड सकरा होने की वजह से तो थोड़ी दिक्कत रही। लगातार जाम की समस्याएं सामने आ रही हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय होने के नाते ये आला अधिकारियों के लिए एक जिम्मेदारी भरा सवाल भी है। आप 4 धाम यात्रा को पौड़ी से शुरुआत करने की बात करते हैं, लेकिन अगर आधा 1 घंटे का जाम पौड़ी के अंदर लगा रहेगा तो आप देखिए कि किस तरह का मैसेज पर्यटकों के ऊपर जाएगा। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि उनको देखना चाहिए और सड़क पे जो अनर्गल तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इनको लेकर भी जाम की काफ़ी व्यापक स्थिति देखने को सामने आई है। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि किस प्रकार की जो अभी सामने देखा गया है कि दोबारा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर वो व्यापक रूपरेखा तैयार करें और शहर को जाम से निजात दिलाएं ताकि आने वाले पर्यटक भी यहाँ से खुशहाल होकर वापस लौटें। चमोली के देवाल विकासखंड रानी गांव के 38 आसाम राइफल में हवलदार के पद पर नागालैंड में तैनात 52 वर्षीय कृपाल सिंह बिष्ट पुत्र धर्म सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसका मंगलवार को सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार 38 आसाम राइफल में तैनात हवलदार कृपाल सिंह इन दिनों छुट्टी पर घर आए थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उनके परिजनों ने उपचार के लिए देहरादून महंत इंद्रेश हॉस्पिटल ले गए, जहां पर सोमवार को उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। खबर डोईवाला से है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की ऋषिकेश जिला कार्य समिति का आयोजन डोईवाला में किया गया। बैठक में प्रदेश के वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला, भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी, प्रदेश और जिला के पदाधिकारियों ने शिरकत की। विभिन्न मंचों के आधार पे समाज के लिए, पार्टी के लिए और प्रदेश देश के लिए काम करती है और उसी श्रृंखला में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है उसके जिले की कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे चल रही है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर काम करने की शक्ति, काम करने की शैली जो हमारी रहती है उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग आज मंथन कर रहे हैं और एक पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि किस प्रकार से आने वाले टाइम पे जो चुनौतियां, हालांकि मैं तो ये भी कहा है कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन तो भी चुनाव सामने है। 2024 के लिए हम कमर कस रहे हैं, हम आने वाले निकायों के चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी मोर्चे प्रकोष्ठ का होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शक्ति के साथ जुड़ के और समाज के लिए, अपनी जनता के लिए जन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम करता है। और मैं भी ये कह सकता हूँ कि जिस ओबीसी मोर्चे के लिए यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, यदि आज सेंटर की बात करूं तो ओबीसी मोर्चे को संवैधानिक दर्जा, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की जो कार्य समिति है, ये हमारा एक संगठनात्मक जो ढांचा है। जैसे हम सब लोग अपनी प्रदेश की कार्य समिति हमने अभी पिछले माह 26 तारीख को रुद्रपुर में की। उसके बाद सभी जो ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे संगठनात्मक ज़िले हैं, 19 ज़िले हैं, इनमें हमारी कल से बैठक शुरू हुई। कल हमारी जो 8 तारीख थी उसमें टिहरी में, नैनीताल में और रुड़की में 3 कार्य समिति कल संपन्न हुई। आज ऋषिकेश में है और कल हमारी चंपावत में है। ऐसे हमने हमारा पूरा 16 तारीख तक एक कार्यक्रम जिलों की कार्य समिति का संपूर्ण होना है। उसके बाद हम लोग अपनी मंडलों में करेंगे और संगठन को बहुत अच्छा ढांचा खड़ा करके जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है कि इस समाज को जो इन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है, ओबीसी आयोग बना करके, केंद्र में 27 मंत्री दे करके और 27% आरक्षण हमारे छात्रों को विद्यालयों में देके, नवोदय विद्यालय
हमारे सैनिक विद्यालय होंगे, हमारे केंद्रीय विद्यालय होंगे, उनमें सब में 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दी। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।